गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम ज्योग्राफी के लेसन नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज को समझेंगे। इसमें फोकस के 3 पॉइंट बताए गए हैं आपको: पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। पहला है मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव डेफिनिट प्रॉपर्टीज़ एंड विच कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग एनर्जी। मिनरल्स क्या होते हैं? ये नेचुरली पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनकी अपने गुण होते हैं और जो जनरेट करते हैं एनर्जी को। देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स। इसमें क्या बोल रहा है कि दो कैटेगरीज हैं मिनरल्स की। दे आर ऑर्गेनिक मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। एक क्या है? ऑर्गेनिक मिनरल, जिसे आप फॉसिल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मिनरल्स क्या है? इंक्लूड कोल एंड पेट्रोलियम विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक मिनरल में किस कौन कौन शामिल है? कोल और पेट्रोलियम शामिल है, जो बनता है लिविंग थिंग्स से। दे वर फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो व्हेन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट ब्यूरिड इनसाइड द सरफेस। इसका निर्माण कैसे होता है पेट्रोलियम और कोल का? ये मतलब मिलियन ईयर्स तक, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये दबे रहते हैं ज़मीन में। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो रेफर टू एज फॉसिल फ्यूल। इसके कारण हम इनको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरी तरफ जो होते हैं नॉन इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। दे आर गेन सब डिवाइडेड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, बाद में हम इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका मेटेलिक होता है और दूसरा आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल क्या हैं आपके? आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, और उसके बाद आता है वाइल मीका, गेप्सम एंड लिमस्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल है आपके मीका, गिप्सम, जिप्सम एंड लाइमस्टोन। These minerals occur under the surface of the earth and are extracted through the process of mining. ये जो होते हैं ये मिनरल्स कहाँ होते हैं? ज़मीन के नीचे दबे हुए होते हैं, और इनको कैसे निकाला जाता है वहाँ से? माइनिंग, खुदाई के द्वारा। द रॉ फ्रॉम दस एक्सट्रैक्ट इज नोन as ore, and only those ore which have high minerals content are mined. ठीक है, जो ये रॉ फॉर्म में होते हैं आप उनको किस नाम से जानते हैं? ओर के नाम से जानते हैं। ओनली दोज ओर विच हैव हाई मिनरल्स। और इन जिन ओर्स में हाई मिनरल्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, उन्हीं को ही निकाला जाता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ माइनिंग। यहाँ पे जो माइनिंग के हैं वो दो मेथड बताए गए हैं विच आर यूजुअली यूज्ड इन डीप शिफ्ट माइनिंग एंड ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, यहाँ पे माइनिंग के दो तरीके हैं जो कि डीप शेफ्ट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग है। इन द फर्स्ट मेथड डीप होल्स आर मेड टू रीच द ओर लेइंग एट अ ग्रेट डेप्थ बेनिथ। ठीक है, पहले जो आपकी तरीका है वो है आपका डीप होल्स बनाना। ये डीप होल्स बनाते हैं उस रो लेइंग तक पहुंचने के लिए जो कि बहुत गहराई में होती है, क्रस्ट में। इन ओपन कास्ट माइनिंग लार्ज पिट्स आर डग टू excavate the ore laying at shallow depth। ठीक है, और दूसरा आपका होता है ओपन कास्ट माइनिंग होता है, जिनमें कि लार्ज पिट्स बनाए जाते हैं और लेइंग तक पहुंचने के लिए, और इसमें जो होती है वो डेप्थ भी कम होती है। beneath the surface of the earth. Apart from these two methods, minerals which occur near the surface are extracted through क्यूरिंग। ठीक है, इसके अलावा भी दो मेथड है मिनरल्स को सरफेस से बाहर निकालने के लिए। वो क्या है? क्यूरिंग है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पावर रिसोर्सेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज, नेमली कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको बताया गया है कि पावर रिसोर्सेज के टू टाइप्स होते हैं। एक तो आपकी होती है कन्वेंशनल रिसोर्सेज यानी कि परंपरागत संसाधन, और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत संसाधन।
पावर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर जनरेटिंग पावर। पावर रिसोर्सेज क्या है? वो सोर्स हैं जो कि आपका पावर जनरेट करने में मदद करते हैं। दैट इज़ असेंशियल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि बहुत सारी ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है। फॉसिल फ्यूल आर इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल रिसोर्सेज है। सम ऑफ दीज आर डिस्कस बिलो। और कुछ के बारे में आपको नीचे बताया गया है, जैसे हो गया आपका कोल। लार्ज large reserves of coal occur in China, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। सबसे ज़्यादा जो आपका कोल है वो कहाँ मिलता है? चाइना, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट। क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपके 4 तरीके के कोल होते हैं जो किस पे बेस्ड होते हैं? कार्बन कंटेंट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। एंथ्रेसाइट विच हैज़ 90% कार्बन कंटेंट। एंथ्रेसाइट जो है उसमें 90% कार्बन कंटेंट होता है। इट इज़ दस फर्स्ट ग्रेट कोल एंड प्रोड्यूस मिनिमल अमाउंट ऑफ स्मोक। ठीक है, ये आपका क्या होता है? फर्स्ट ग्रेड का कोल होता है जो बहुत ही कम स्मोक प्रोड्यूस करता है। अब आपका दूसरा आता है बिटुमिनियस कोल है 65% टू 70% ऑफ कार्बन। जो आपका बिटुमिनियस कोल है उसमें आपका 65% से लेकर 70% तक कार्बन होती है। लिग्नाइट इज़ मेड अप ऑफ 40% कार्बन एंड दस प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक। जो लिग्नाइट है जो कोल वो उसमें 40% जो होती है वो कार्बन होती है, इसी कारण से इसमें जो है वो स्मोक बहुत ज़्यादा होता है। Peat has very little carbon and thus it generates very little heat and a lot of smoke। और पीट जो है उसमें जो होता है बहुत ही कम कार्बन होता है, जिसके कारण वो बहुत ही कम हीट जनरेट करता है और बहुत ज़्यादा स्मोक यानी धुआं पैदा करता है। फिर उसके बाद आपका आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पेट्रोलियम किसका प्रोडक्ट है? जो पेड़ पौधों से बच जाता है ना, पेड़ पौधों और एनिमल से, दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जो कि आज से हज़ारों लाखों साल पहले रहते थे। इट इज़ रेफर टू एज अ ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को आप किस नाम से भी जानते हैं? ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, सिंस इट हैज़ अ ग्रीनिश ब्लैक कलर। और जैसे कि इसका आपको पता है कि ग्रीनिश ब्लैक कलर होता है। डीजल, पेट्रोल एंड डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लुब्रिकेंट्स आर प्रोड्यूस बाय रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके आपके बहुत सारे जैसे डीजल, पेट्रोल, डिफरेंट ग्रेड ऑफ लुब्रिकेंट्स बनाए जाते हैं। सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यूएसए, वेनेजुएला, अल्जीरिया एंड रशिया आर द मेजर प्रोड्यूसर। ठीक है, पेट्रोलियम के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन कौन हैं? सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यूएसए, वेनेजुएला, अल्जीरिया एंड रशिया जो है ये मेजर प्रोड्यूसर्स है पेट्रोलियम के। उसके बाद आपका आता है नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैस यूजुअली अकर विद पेट्रोलियम डीप इनसाइड द अर्थ एंड दे आर एक्सट्रैक्ट बाय ड्रिलिंग थ्रू द सरफेस। अब जो आपके नेचुरल गैस निकाले जाते हैं ये पेट्रोलियम के साथ ही नीचे अर्थ में होती हैं, एंड ये कैसे बाहर निकाली जाती हैं? ड्रिलिंग करके निकाली जाती हैं। दीज रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये रिसोर्सेज किसके लिए महत्वपूर्ण है? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज रनिंग हाउस होल्ड और रोज़मर्रा के जो हमारा दैनिक जीवन है उसके लिए भी। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड्स हैव नेचुरल गैस रिजर्व्स। ठीक है, नॉर्वे हो गया आपका, रशिया हो गया, यूके हो गया और नीदरलैंड में जो है वो नेचुरल गैस रिजर्व्स मिलते हैं। Non-conventional resources, those natural resources like wind, air, water, tides, geothermal energy which are used for generating power are termed as non-conventional resources। Non-conventional resources क्या हैं? आपके wind है, air है, water, tides है, geothermal energy है। इसको आप non-conventional resources के नाम से भी जानते हो। Nuclear energy is also another important example। Nuclear energy भी non-conventional resources का एक बहुत ही
महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग पावर। ये नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज होते हैं, जब पावर जनरेट की जाती है उसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं करते हैं। एंड मोर ओवर दे लास्ट फॉर एवर एज दे गेट रीजनरेटेड इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपके जो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में भी दोबारा से रीजनरेट किए जा सकते हैं। इन इंडिया बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ पावर आर प्रोड्यूस, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। इंडिया में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों ही तरह के रिसोर्सेज से पावर प्रोड्यूस की जाती है, जिनका जो लिस्ट है वो नीचे दी गई है। पहला है कोल। द मेन रिजर्व्स ऑफ कोल आर द दामोदर वैली एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड। सबसे ज़्यादा कोल जो है वो कहाँ पाया जाता है? दामोदर वैली में और छोटा नागपुर के पठार में, जो झारखंड में है। मेजर माइंस आर एट झरिया, रानीगंज, गिरिध एंड बोकारो। Petroleum. Most of the petroleum reserves in the country have been depleted and thus large quantities are import. क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स हैं वहाँ पे कंट्री के मतलब वो खाली हो चुके हैं और बहुत जो लार्ज क्वांटिटी है वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है। ओल्ड रिजर्व्स आर इन असम एंड कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है, ये असम में है और जो आपका कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात है वहाँ मिलते हैं। न्यू रिजर्व्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन इन आंध्र प्रदेश। और जो आपके न्यू रिजर्व्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? कृष्णा गोदावरी बेसिन इन आंध्र प्रदेश। नेचुरल गैसेस। द नेचुरल गैसेस रिजर्व्स अकर इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा। जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और ओडिशा में। एटॉमिक एनर्जी। 6 एटॉमिक पावर प्लांट्स हैव बीन सेटअप इन द कंट्री। जो आपके 6 एटॉमिक पावर प्लांट है वो आपकी कंट्री में बनाए गए हैं। उसमें है एट रावलभाटा इन राजस्थान, नारोर इन यूपी, केगा इन कर्नाटका, ककरापुर इन गुजरात एंड तारापुर इन महाराष्ट्र। ठीक है, आपके जो एटॉमिक एनर्जी के हैं वो 6 प्लांट सेटअप किए गए हैं, जिनमें से एक है राजस्थान में, एक है यूपी के नागौर में, केगा में कर्नाटका के, और ककरापुर इन गुजरात में और तारापुर महाराष्ट्र में। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दीज प्लांट्स आर यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, इन प्लांट्स में जो रॉ मटेरियल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो क्या है? यूरेनियम और थोरियम। सिंहभूम इन झारखंड इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम वाइल थ्योरेनियम इज़ माइंड फ्रॉम केरला। वो क्या कह रहा है? जो सिंहभूम राज्य झारखंड में है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है? यूरेनियम पैदा करता है। और थ्योरेशियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? केरला में। फिर आपका आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज टैप्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द हिमालयन रीजन। जियोथर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ है? हिमालयन रीजन में। एज देयर आर मैनी हॉट स्प्रिंग हेयर, और यहाँ पे बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सन नर्मदा ताप्ती रिफ्ट जोन एंड इन द बैरन आइसलैंड ऑफ द अंडमास। इस तरह की एनर्जी कहाँ पे बनाई जाती है? सन नर्मदा तापी रिफ्ट में और आपकी बैरन आइसलैंड जो कि आपका अंडमान्स में है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द एक्सटेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स ऑल ओवर द कंट्री मीन्स इंडिया हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, जो आपकी बहुत अधिक संख्या में जो नदियाँ पाई जाती हैं ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत में, मीन्स इंडिया हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल, जिसके कारण कहा जा सकता है कि इंडिया के पास ट्रिमेंडस पोटेंशियल है प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर आपका आता है बायोगैस। बायोगैस इज जनरेटेड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्लूडिंग किचन रिफ्यू एंड एनिमल वेस्ट। अब वो क्या कह रहा है? जो बायोगैस है वो किससे बना
usually set up at homes. These can generate power for household use at lower cost. इनको अगर इनका निर्माण यदि हम घर में कराते हैं तो ये जो पावर जनरेट करते हैं हाउस होल्ड के लिए, उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही लो होती है। अब है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी हैव लर्न दैट द कंजर्वेशन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रीजनरेट। जैसे कि हमने पढ़ा है जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो मिलियंस ईयर्स लेते हैं रीजनरेट होने में। दस देयर इज़ नीड टू शिफ्ट टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर, जिस कारण से हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, जो हम पावर के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उसकी तरफ जाएँ। द प्रैक्टिस ऑफ द 3 Rs रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस शुड बी प्रमोटेड टू कंजर्व एनर्जी। हमें एनर्जी को बचाने के लिए जो 3 R की जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। वो क्या है? रीयूज़ करना, रिसाइकल करना और रिड्यूस करना। इससे जो है वो एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। स्टेप शुड बी टेकन अप बोथ एट द पब्लिक एंड इंडिविजुअल लेवल्स। हमें जो स्टेप हैं वो पब्लिक लेवल पर और जो हमारा इंडिविजुअल लेवल है उस पर उठाने पड़ेंगे टू कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज, इन जो नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए।